हेलो गाइस एंड वेलकम टू प्रैक्टिशियल लीगल। आई एम एडवोकेट राज वर्मा एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 13 के बारे में, जो बेसिकली बताता है लॉस इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। यानी कि ऐसे लॉस जो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है या इन डिरोगेशन है, उनको प्रोसेस कैसे किया जाता है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात हमें आर्टिकल 13 अच्छे से एक्सप्लेन करता है। साथ ही साथ आर्टिकल 13 में हमारे पास तीन मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, तीन मेजर डॉक्ट्रिन्स हैं, जिसे आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वो डॉक्ट्रिन्स हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। नाउ इसके साथ साथ हम इन कॉन्सेप्ट्स को, इन आर्टिकल 13 को पढ़ने वाले हैं लैंडमार्क जजमेंट्स के साथ। सो चलिए शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल 13 वर्ड टू वर्ड कहता क्या है। जो आर्टिकल 13 है उसकी हेडिंग है लॉस इनकंसिस्टेंट विथ और इन डिरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यानी कि आर्टिकल 13 ऐसे लॉस से डील करता है जो या तो इनकंसिस्टेंट है या तो इन डिरोगेशन है पार्ट 3 में कंटेंट फंडामेंटल राइट्स के साथ। तो अब देखते हैं आर्टिकल 13 कहता क्या है। तो जो क्लॉज 1 है, सबसे पहले वो बात करता है लॉज इन फोर्स की। लॉज इन फोर्स कहाँ है? वो डिफाइंड है क्लॉज 3 के सब क्लॉज बी में। तो जो ये लॉज इन फोर्स है वो बेसिकली ऐसे लॉज हैं जो कि पास किए गए थे या मेड किए गए थे लेजिस्लेचर के द्वारा या किसी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इंडिया की टेरिटरी में ही, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले। और ऐसे लॉज जो फर्दर रिपील नहीं किए गए, ऐसे लॉज कंटेन्ड हैं, ऐसे लॉज को हम कहेंगे कि ये लॉज इन फोर्स हैं। तो जो क्लॉज 1 है वो डील करता है लॉज इन फोर्स से। तो जो सबसे पहले क्लॉज 1 बात कहता है वो ये कहता है कि अगर जितने भी लॉज इन फोर्स हैं इंडिया में एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो रहा है, तो अगर कोई भी लॉज इन फोर्स है जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है, तो वो सारे के सारे लॉज जो हैं टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इनकंसिस्टेंसी वो सब के सब वॉइड हो जाएंगे। ऐसा कहता है हमारा क्लॉज 1। नाउ जो क्लॉज 1 है ये फॉर्म करता है बेसिस डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का भी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का भी। अब ये दोनों डॉक्ट्रिन्स क्या है या हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। फर्स्ट विल सी कि क्लॉज 2 क्या कहता है। जो क्लॉज 2 है वो कंटेम्प्रेरी लॉस की बात करता है। क्लॉज 1 जो है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस की बात करता है, वहीं जो क्लॉज 2 है वो अभी के लॉस की बात करता है। तो जो क्लॉज 2 है वो बेसिकली ये बोलता है कि स्टेट ऐसे कोई भी लॉज बनाएगा ही नहीं जो पार्ट 3 में कंटेंट फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट जाए। सेकेंडली क्लॉज 2 ये भी कहता है कि अगर स्टेट ऐसा कोई भी लॉ बनाता है जो कि किसी भी फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है, टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इनकंसिस्टेंसी वो सारे लॉज जो है वो वॉइड हो जाएंगे। तो अगर हम क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को मिलके पढ़ें तो हमारे पास एक एनालिसिस आता है और वो ये होगा कि हमारे पास जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने से पहले थे, अगर वो लॉज किसी भी फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हैं तो वो लॉज वॉइड हो जाएंगे। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंट्स होने के बाद स्टेट पे ये ऑब्लिगेशन डाली गई है कि वैसे कोई लॉज इनेक्ट ही नहीं कर सकता जो कि फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट हो। एंड अगर वो करता है तो वो एंटायर लॉज जो हैं वो वॉइड हो जाएंगे टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। तो क्लॉज 3 आर्टिकल 13 का वो बेसिकली हमें लॉ की डेफिनेशन देता है एंड ये लॉ की एक इंक्लूसिव डेफिनेशन देता है, यानी कि इट प्रोवाइड्स अस अ लिस्ट ऑफ स्टफ कि ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ। सो हम देखते हैं कि जो लॉ है वो इंक्लूड करता है कोई भी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेज जिसका टेरिटरी ऑफ इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया में उसे फोर्स ऑफ लॉ मिल रहा है। ये लॉ की डेफिनेशन है एज कंटेन्ड इन आर्टिकल 13। नाउ लास्टली जो क्लॉज 4 है आर्टिकल 13 का, वो बेसिकली एग्जेम्प्ट करता है अमेंडमेंट्स को, अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368। यानी कि अमेंडमेंट्स के किसी भी कॉन्सेप्ट में आर्टिकल 13 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि अमेंडमेंट्स जो है दे कैन बी इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स that are contained in part 3. So that was the entirety of article 13. Now we'll move to understand the basic concepts along with landmark judgments. सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के बारे में। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है उसका जीनस है हमारे क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 13 में। जस्ट टू रिकॉल इट बेसिकली सेज कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंट्स होने से पहले कोई लॉ एग्जिस्ट करता था एंड नाउ ये लॉ है कॉन्फ्लिक्ट में है या इनकंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए पार्ट 3 के साथ, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो ये जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लॉ है वो वॉइड हो जाएगा। ये हमारा क्लॉज 1 कहता है। लेकिन इसके अगेंस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है वो कहती है कि ऐसे लॉज जिनके बारे में बात की गई है क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 13 के अंदर, वो एंटायरली वॉइड नहीं हो जाते, वो एंटायरली नल एंड वॉइड नहीं हो जाते,
वो डॉर्मेंट ले करते हैं। कैसे? ये जो लॉज हैं ये बेसिकली वॉइड क्यों करार दिए गए हैं? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से अब कोई फंडामेंटल राइट ऐसा आ गया है जिसकी वजह से ये इनकंसिस्टेंट हो गए हैं, तो दे आर नॉट एंटायरली नल एंड वॉइड। अगर किसी अमेंडमेंट के थ्रू इन फंडामेंटल राइट्स को रिमूव कर दिया जाए तो इन लॉस के ऊपर जो एक्लिप्स लगी है वो हट जाएगी एंड दे विल बी एक्टिव अगेन। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, कि बेसिकली क्लॉज 1 के अंदर जिन लॉस की बात की जा रही है वो एक्लिप्स्ड है फंडामेंटल राइट्स के द्वारा, एंड द मोमेंट किसी अमेंडमेंट के थ्रू इन फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया जाए तो ये जो लॉज हैं वापस से एक्टिव हो जाएंगे। यही कहती है हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। नाउ हम देखेंगे इस डॉक्ट्रिन के एलिमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है वो सिर्फ एप्लीकेबल है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ। वाई? क्योंकि जो क्लॉज 2 है आर्टिकल 13 का वो यही सीधा सीधा प्रेस्क्राइब करता है कि जो स्टेट है वो फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट या फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में कोई लॉ इनैक्ट कर ही नहीं सकता। अगर वो करता है तो लॉज जो है वो वॉइड एब इनिशियो होंगे, इसलिए उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लगने का कोई चांस ही नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स सिर्फ लगती है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ, यानी कि उन लॉज के साथ जिनकी बात की गई है आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में। सेकेंडली, वो होने चाहिए सबसे पहले प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सेकेंडली, उन लॉज को कॉन्फ्लिक्ट में होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स के साथ। तीसरा, जस्ट बिकॉज वो फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है वो डायरेक्टली नल एंड वॉइड नहीं हो जाते, वो डॉर्मेंट ले करते हैं। अब वो डॉर्मेंट कब तक ले करेंगे? जब तक अमेंडमेंट के थ्रू उन फंडामेंटल राइट्स को रिमूव नहीं किया जाता जिनकी वजह से ये डॉर्मेंट पड़े हुए हैं, तब तक वो डॉर्मेंट ले करेंगे। एंड कभी अगर अमेंडमेंट होता है उन फंडामेंटल राइट्स में और उन फंडामेंटल राइट्स को रिमूव कर दिया जाता है तो ये वापस से एक्टिव हो जाएंगे। सो दिस वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड दीज वर द नेसेसरी एलिमेंट्स फॉर इट। नाउ विल लुक इनटू सम लैंडमार्क जजमेंट्स रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। नाउ सबसे पहला केस जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स से रिलेटेड देखना, वो है केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का। ये बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या होती है। ये कहता है कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं जो कि इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ, वो डायरेक्टली नल एंड वॉइड नहीं बनते हैं, वो डॉर्मेंट ले करते हैं एंड उन्हें रिवाइव किया जा सकता है अगर इनकंसिस्टेंसी रिमूव कर दी जाए। अब इनकंसिस्टेंसी जो है वो कैसे रिमूव हो सकती है? फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट के थ्रू हटा के। एंड फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट के थ्रू हटना इज समथिंग जो कि हमने नेक्स्ट देखा था भिखाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में। अब इस केस में बेसिकली ये हुआ था कि उस टाइम के जो सीपीएन बरार जो प्रोविंस था इंडिया में, उसमें उन्होंने एक एक्ट लाया था। दैट एक्ट वाज सीपीएन बरार मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1947। 1947 दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है वो एप्लीकेबल हो सकती है यहाँ पे। नाउ अब ये जो एक्ट था वो बेसिकली क्या कर रहा था? ये वो स्टेट को राइट दे रहा था कि स्टेट एंटायरली मोटर व्हीकल से रिलेटेड या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सारे काम खुद कर सकता था टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी प्राइवेट एंटरप्राइज और एनी प्राइवेट पर्सन। यानी कि ये एक्ट पावर दे रहा था स्टेट को कि स्टेट जो है वो सारे मोटर व्हीकल से रिलेटेड काम खुद करे एंड बेसिकली एक मोनोपोली बना ले और किसी और को ये काम करने ना दे। तो ये एक्ट बेसिकली एम्पावर कर रहा था स्टेट को। नाउ अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया इसके बाद, एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19(1)(g है वो फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है ट्रेड, बिजनेस एंड ऑक्यूपेशन के लिए। नाउ एक चीज नोटिस करने वाली है कि जब ये हमारे पास सीपीएन बरार मोटर व्हीकल एक्ट आया था तब ये किसी भी फंडामेंटल राइट को हैम्पर नहीं कर रहा था, लेकिन जब हमारे पास फिर कॉन्स्टिट्यूशन आया एंड ये कॉन्फ्लिक्ट करने लगा आर्टिकल 19(1)(g ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, एंड क्योंकि यह कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था तो अकॉर्डिंग टू क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 13, सिंस ये इनकंसिस्टेंट था फंडामेंटल राइट के साथ, देन ये वॉइड हो जाएगा, राइट। सो सीपीएन बरार मोटर व्हीकल एक्ट जो था बेसिकली उस टाइम के लिए वॉइड हो गया। व्हाई? बिकॉज ये इनकंसिस्टेंट था फंडामेंटल राइट्स के साथ। अब हम जानते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या कहती है कि ऐसे लॉज जैसे कि यहाँ पर सीपीएन बरार मोटर व्हीकल एक्ट था वो फुल्ली नल एंड वॉइड नहीं हो जाते एटर्निटी के लिए, ये ले करते हैं डॉर्मेंट। तो अगर इनकंसिस्टेंसी किसी तरह से रिमूव कर दी जाए तो ये जो है वापस से एक्टिव हो जाएंगे, राइट। सो यहां पर भी हमने देखा कि इनकंसिस्टेंसी रिमूव कर दी गई। ना जब कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट आया तो उसने सब्सटीट्यूट किया आर्टिकल 19 क्लॉज 6 को। ना सब्सटीट्यूशन के बाद आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 6 था वो बेसिकली रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस डाल सकता था आर्टिकल 19(1)(g पे।
यानी कि अब अकॉर्डिंग टू 19 क्लॉज 6 आफ्टर द फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ ये कि जो स्टेट था वो पब्लिक पॉलिसी रीजंस की वजह से किसी भी मैटर को, ट्रेड को, ऑक्यूपेशन को और बिजनेस को अपने अंडर ले सकता था टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी सिटीजन और प्राइवेट एंटरप्राइज। सो इसकी वजह से क्या हुआ, जो सीपीएन बरार मोटर व्हीकल एक्ट था उसके अंदर जो पावर मिली थी स्टेट को वो वापस से वैलिड हो गई। तो हमने क्या देखा, पूरी टाइमलाइन क्या थी यहाँ पे, 1947 में ये एक्ट आया, 1950s में कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ। जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ तो ये पर्टिकुलर एक्ट वाज स्टैंडिंग इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(g) एंड क्योंकि ये वायलेशन में था उसकी वजह से क्या होगा कि अब ये जो लॉ था वो वॉइड हो गया। लेकिन यहां पर हमने लगाई डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, उसकी वजह से हमें क्या देखने मिला कि डायरेक्टली एंटायरली वॉइड नहीं है, ये हो गया डोरमेंट। ये वापस से एक्टिव हो सकता है जब इनकंसिस्टेंसी रिमूव कर दी जाए। एंड आफ्टर द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो इनकंसिस्टेंसी रिमूव कर दी गई by replacing Article 19 Clause 6. Now we have seen cases related to pre-constitutional laws and doctrine of eclipse. अब देखते हैं हम post constitutional laws के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं जो आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 है वो डील करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, एंड वो क्या कहता है कि स्टेट ऐसे कोई भी लॉज नहीं बना सकता जो कि फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट हो, राइट। इससे रिलेटेड वी हैव केस ऑफ दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें बेसिकली ये कहा गया था कि ऐसा कोई भी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर है जो कि फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्रावीन कर रहा है तो वो शुरू से ही नल है और वो एक स्टिल बॉर्न लॉ है, यानी कि वो एंटायरली वॉइड है, वो वॉइड अब इनिशियो है, वो नल है, वो एक स्टिल बॉर्न लॉ है। ऐसा हमें कहा गया था दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट केस है वो है सागिर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस। एंड केस में यूपी के द्वारा पास किया गया एक लेजिस्लेशन दैट वाज यूपी रोड ट्रांसपोर्टेशन एक्ट ऑफ 1951 को चैलेंज किया गया था। अब ये जो पर्टिकुलर एक्ट था वो बेसिकली एम्पावर करता था स्टेट को कि वो सारे के सारे प्राइवेट ओनर्स को बेसिकली एक्सक्लूड कर रहा था ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में आने के लिए। तो जब आप सब्सटेंस देखेंगे तो जो भिखाजी नारायण वाले केस में जो एक्ट था यानी कि सीपीएन बरार मोटर व्हीकल एक्ट एंड दिस पर्टिकुलर एक्ट आर वेरी मच सेम इन सब्सटेंस। नाउ अगर आप इस केस में देखेंगे तो जो ये पर्टिकुलर एक्ट पास किया गया था ये कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद पास किया गया था, लेकिन वहीं जो सीपीएन बरार मोटर व्हीकल एक्ट था वो पास किया गया था प्री कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। एंड ये जो दोनों लॉज थे ये इनकंसिस्टेंट हैं आर्टिकल 19(1)(g) से, जो कि इनकंसिस्टेंसी जिसकी रिमूव कर दी गई थी आफ्टर फर्स्ट अमेंडमेंट आफ्टर द इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 6। नाउ आर्टिकल 19 क्लॉज 6 के इंसर्शन के बाद जो सीपीएन बरार मोटर व्हीकल एक्ट था वो वापस से वैलिड हो गया क्योंकि इनकंसिस्टेंसी जो थी वो रिमूव कर दी गई। लेकिन सेम प्रिविलेज यहां पर यूपी रोड ट्रांसपोर्टेशन एक्ट ऑफ 1951 को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि एक पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था ये, एंड क्योंकि इसके इंसेप्शन के टाइम पे ही ये इनकंसिस्टेंट था फंडामेंटल राइट से, तो ये वॉइड अब इनिशियो हो गया। यानी कि you cannot look out for removal of inconsistency in this case. Why? क्योंकि स्टेट के पास पावर ही नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाके कॉन्फ्लिक्ट में जाके कोई भी लॉ इनैक्ट कर सके। सो यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला कि अगर आपको ये वापस से एक्ट चाहिए तो आप इसको री इनैक्ट करिए, हम इसे वैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकते इवन आफ्टर फर्स्ट अमेंडमेंट, इवन आफ्टर द इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 6। सो दैट वाज द केस ऑफ सागिर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। नाउ हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो आर्टिकल 13 है वो बेसिकली ये कहता है कि अगर कोई भी लॉ है जो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ तो वो जो लॉ है वो वॉइड हो जाएंगे। लेकिन आर्टिकल 13 ये नहीं कहता कि एंटायरिटी ऑफ लेजिस्लेशन या एंटायरिटी ऑफ एक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। तो यहां पर आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सेवरेबिलिटी। ये बेसिकली ये कहता है कि अगर कुछ एक लॉ है जिसमें कुछ पार्ट इनकंसिस्टेंट है एंड कुछ पार्ट कंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो अगर कंसिस्टेंट पार्ट को अगर हम निकाल के बाहर रखें एंड ये फंक्शनली ऑपरेट कर पा रहे हैं इनकंसिस्टेंट पार्ट के बिना, देन जो कंसिस्टेंट पार्ट है दे विल बी वेरी मच वैलिड। ये कहता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कि अगर हम कंसिस्टेंट पार्ट को इनकंसिस्टेंट पार्ट से सिवियर कर पाए तो जो कंसिस्टेंट पार्ट है वो सरवाइव कर जाएंगे, वहीं जो इनकंसिस्टेंट पार्ट है ओनली दे विल बी वॉइड। यही कहता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। लेकिन अगर पॉइंट यहां पर यह भी है कि अगर आप कंसिस्टेंट पार्ट को इनकंसिस्टेंट पार्ट से सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो एंटायरिटी ऑफ द लॉ विल बी वॉइड, द एंटायरिटी ऑफ द लेजिस्लेशन और द एक्ट विल बी वॉइड।
इट कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग टू अंडरस्टैंड एट फर्स्ट, बट विल लुक इनटू सम केसेस जहां पे इसे कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट अप वी हैव द केस ऑफ स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। ये केस डील करता है बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1949 के साथ। नाउ इस पर्टिकुलर एक्ट में 8 ऐसे प्रोविजन थे जो कि इनकंसिस्टेंट थे फंडामेंटल राइट्स के साथ, लेकिन इसके बावजूद भी एंटायरिटी ऑफ द एक्ट को यहां पर इनकंसिस्टेंट डिक्लेयर नहीं किया गया, एंटायरिटी ऑफ एक्ट को वॉइड डिक्लेयर नहीं किया गया। हमने या कोर्ट ने यहां पर क्या किया, इन 8 इनकंसिस्टेंट प्रोविजन को बाकी के एक्ट से बाहर निकाला एंड बाकी के एक्ट को वैलिड करार दिया। सो यहां हमने लगाई डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, यानी कि हमने इनकंसिस्टेंट प्रोविजंस को सिवियर कर दिया फ्रॉम दिस वेरी वैलिड लॉ एंड द एंटायर लॉ सर्वाइव्ड एक्सेप्ट फॉर दीज 8 प्रोविजंस। सो दैट इज एन एप्लीकेशन जो आप देख सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कैसे यूज की जाती है अंडर इंडियन जुडिशियल सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव द केस ऑफ AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस में हम ये देखते हैं कि जो सेक्शन 14 था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का, उसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया बिकॉज वो इनकंसिस्टेंट था फंडामेंटल राइट्स के साथ। लेकिन साथ में कोर्ट ने ये भी नोटिस किया कि इस पर्टिकुलर सेक्शन यानी कि सेक्शन 14 को निकालने के बाद भी एक्ट का जो है ना तो नेचर चेंज हो रहा है, ना तो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ना तो ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है। यानी कि जो एक्ट है वो बिना सेक्शन 14 के भी वेरी वेल सर्वाइव कर रहा है, वेरी वेल फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर हमने भी यहाँ पर AK गोपालन के केस में भी हमने देखा कि एक पर्टिकुलर सेक्शन या प्रोविजन जो कि इनकंसिस्टेंट था फंडामेंटल राइट्स के साथ, हमने उसे सिवियर कर दिया बाकी के लॉज से। तो यहाँ पर भी हमने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई की। नेक्स्ट अप हमारा आता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर बेसिकली ये कहता है कि सिटीजन्स या पर्सन्स के पास ये राइट है कि वो अपने राइट्स को ही वेव कर सकते हैं। अब इस डॉक्ट्रिन के पीछे का प्रूडेंस ये है कि जो ह्यूमंस हैं या जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, दे आर वेरी मच फ्री। सो वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कौन से राइट्स चाहिए या कौन से राइट्स नहीं चाहिए। नाउ इट साउंड्स वेरी रिडिक्यूलस कि कोई अपने राइट वेव क्यों ही करेगा, बट देयर इज अ वेरी इवॉल्व्ड जूरिस्प्रूडेंस इन दिस रिगार्ड। सो इससे रिलेटेड कुछ केसेस देखते हैं। सो फर्स्ट अप वी हैव टू सी द केस ऑफ जसवंत सिंह मथुरा सिंह वर्सेस अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये जो पर्टिकुलर केस था वो बेसिकली ये कहता है कि जब लॉ किसी भी पर्सन को कोई बेनिफिट या एडवांटेज देता है तो वो पर्सन इज वेरी मच केपेबल ऑफ वेविंग इट। सो बेसिकली ये केस ये बोलता है कि राइट टू वेवर एग्जिस्ट करता है इंडिया के लोगों के पास। नाउ नेक्स्ट अप वी हैव द केस ऑफ मनक लाल वर्सेस डॉक्टर प्रेमचंद। इस केस में बेसिकली ये देखा गया था कि एक पर्सन था, एक पार्टी थी जिसको वेरी वेल पता था कि उसके पास राइट टू ऑब्जेक्शन है एंड स्टिल उसके बाद भी उसने केस में कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तो ये इम्प्लाइड वे में मान लिया गया कि उसने अपने राइट टू ऑब्जेक्ट को वेव कर दिया। सो यहां पर ऐसे केसेस में हम देखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर एक्चुअली अप्लाई कैसे होता है। फर्स्ट अप पहले केस ने कहा कि यस वी हैव अ डॉक्ट्रिन, वी हैव अ राइट टू वेव आवर राइट्स। नाउ सेकेंडली जो केस था उसने ये बताया कि कैसे आप इम्प्लाइड वे में समझा जाएगा कि आपने अपने राइट्स जो है वो वेव कर दिए। नाउ थर्डली जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है वो है बशेश्वर नाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इस केस ने यह बताया कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को कभी भी वेव नहीं कर सकते। आप अपने लीगल राइट्स या स्टैट्यूटरी राइट्स या बेनिफिट्स को वेव कर सकते हैं, लेकिन आप अपने फंडामेंटल राइट्स को कभी भी वेव नहीं कर सकते। ये पर्टिकुलर केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये AIB 19 में पूछा भी गया था। सो दिस इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू नो। क्या लास्टली हम देखने वाले हैं कि क्या आर्टिकल 13 अमेंडमेंट्स में अप्लाई होता है। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हमने क्लॉज 4 में पढ़ा था कि आर्टिकल 13 में कंटेंट कोई भी चीज अमेंडमेंट्स में अप्लाई नहीं होगी। तो ये बात तो स्ट्रेट अप लिख दी गई है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये पर्टिकुलर क्लॉज जो है वो ऐड हुआ था 24th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इसके पहले हमारे पास केस था शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो इसमें सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट था वो चैलेंज किया गया था, ये कहते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकते। तब कोर्ट ने ये कहा था कि जो आर्टिकल 13 है वो अमेंडमेंट के कॉन्सेप्ट पे अप्लाई नहीं होगा, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें अमेंड में किया जा सकता है। देयर इज वन कॉन्सेप्ट दैट यू प्रॉपरली नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई भी लॉ आर्टिकल 13 के अगेंस्ट नहीं हो सकता एंड लॉ की डेफिनेशन में अगर हम अमेंडमेंट्स को भी काउंट करते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि अमेंडमेंट्स भी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। इसका मतलब आप कभी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड ही नहीं कर पाएंगे। सो फॉर दैट वी हैव द केस ऑफ शंकरी प्रसाद देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
जिसमें बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था, ये कहते हुए कि अमेंडमेंट्स भी फंडामेंटल राइट्स के डिरोगेशन में या इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकते। तब कोर्ट ने ये कहा था कि नहीं, अमेंडमेंट्स जो हैं वो आर्टिकल 13 के परव्यू में काउंट नहीं होंगे, इसलिए हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। शंकरी प्रसाद केस के अपोजिशन में हमारे पास केस है आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। इस केस में ये कहा गया था कि जो अमेंडमेंट्स हैं इवन दे विल बी इंक्लूडेड अंडर परव्यू ऑफ आर्टिकल 13। इसका मतलब क्या है कि अमेंडमेंट्स भी जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकते, एंड अगर होते हैं तो उन्हें वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। नाउ इट इज आफ्टर आईसी गोलकनाथ कि हमारे पास 24th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया, जहां से हमें क्लॉज 4 मिला आर्टिकल 13 का, राइट। सो अब आईसी गोलकनाथ केस के बाद हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जिसने कहा कि जो अमेंडमेंट है वो उसके ऊपर आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं करेगा, यानी कि आप अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हैं। सो अमेंडमेंट तो आया ही आया, साथ में इसके साथ हमारा केस आया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का, जिसने आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को ओवर रूल कर दिया, ये कहते हुए कि यस, अमेंडमेंट्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स में किए जा सकते हैं, लेकिन बस हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंडामेंटल राइट्स और द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इन जनरल आप उन चीज़ों को अमेंड नहीं कर सकते। सो दैट वाज द केस ऑफ केशवानंद भारती, जिसमें फाइनली डिसाइड किया कि अमेंडमेंट्स जो हैं वो आर्टिकल 13 के परव्यू के अंडर नहीं आते, एंड दैट्स वाई फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड कर सकते हैं। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।